2014-15 के आसपास मेरी मुमताज़ बेगम से सीतापुर में एक ऐसी अनूठी मुलाकात हुई, एक ऐसी अजब मुलाकात हुई। उसने एक शब्दों की, एक दास्तान गोई की, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत हो गई उसमें कि वो निरंतर चलती चली गई और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कहाँ पहुँचेगी। लेकिन एक बात से हम एक नदी तक पहुँच गए, वो भी खारी नदी तक। इसमें बहुत सारे लम्हे हैं और बहुत सारे लम्हे जिनके बारे में मुमताज़ बेगम ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। उनके इर्द गिर्द कुछ किस्से हैं, कुछ बातें हैं। सोचा कि आज उनके साथ सीतापुर में बैठकर उनकी आवाज़ में लिपट कर कुछ उन लम्हों को याद किया जाए। तो हम ऐसी ही बातचीत करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। लिखने के बारे में की तो पढ़ने लिखने की तो आदत शुरू से थी, मन करता था। लेकिन हाँ, ये हुआ कि जब ऋचा सिंह के यहाँ ऋचा नागर आती थी, उनसे मेरी मुलाकात दुआ सलाम हुई, अच्छी पहचान हुई। मोहब्बत करने वाली खातून थी, पढ़ लिखी, अमेरिका से आती थी वो। एक बार उनसे कहा तो कहनी हाँ खाला, लगता था आपकी बातचीत में कुछ गहरापन है, कुछ गुस्सा है, कुछ गम है जो निकालना आप चाहती। मुझे भी लग रहा, आप निकाल दीजिए अपने दिल की जो बात है, आप लिखिए एक डायरी की सूरत से, रोज़ाना लिखिए। मेरी कुछ नहीं हिम्मत बनी, समझ नहीं आया मेरी कैसे लिखूं। दोबारा जब उन्होंने कहा तो फिर मेरी हिम्मत बनी, मैंने लिखा। बस वो लिखने का सिलसिला कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हाँ एक शौक़ के तौर से लिखना शुरू किया। एक पन्ना लिखती थी, पहले लिखा, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा से शुरू करा। फिर एक पन्ना लिखती थी रात में सोते टाइम रोज़ाना। रात को देर तक नींद नहीं आती है, अपने कमरे में अकेले लेटती थी, तो ये होता था कि एक रोज़ाना एक पन्ना लिख करके सो जाती थी। हाँ, जो लिखने पढ़ने वाली आपने बात कही, लिखने पढ़ने की तो चोर थी, शौक ज़रूर था, लेकिन काहिल बहुत थी लिखने के मामले में। अभी तक काहिल हूँ, राइटिंग मेरी अभी भी नहीं अच्छी है, लेकिन लिखने पढ़ने का शौक़ ऐसे हुआ कि एक हमारे सुनार थे महमूद हुसैन, उनकी बहू थी, वो नाबिल पढ़ा करती थी और हमें कहानियों किस्सों का बचपन से बहुत शौक़ था। हम उनसे कहते बाजी हमें भी सुना। वो एक सफ़ा 2 सफ़ा सुनाए, उसके बाद जब अच्छा लगने बंद करने के बाद हमें नहीं अच्छा लग रहा, तुम अपने आप पढ़ना सीखो, अपने आप पढ़ोगी तो अपने आप पढ़ना आ जाएगा। उनके नाविल ने और कहानियों के शौक़ ने पढ़ने की तरजीह दी। तो फिर मदरसे में डर लगता है, मौलवी साहब मारते थे, लेकिन वो दिन कर्रा करके कि हमें कहानी पढ़नी है, उस पर कहानी पढ़ने के शौक़ में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। अब्बा असल में पढ़ने लिखने के ख़िलाफ़ नहीं थे, लेकिन बात ये थी कि सबसे बड़ी बात थी गरीबी, रोज़ी रोटी कमाना, सबसे बड़ा सिलसिला ये था। और उसके लिए ये था कि अकेले थे, वो नहीं कर पाते थे। छोटी बहन थी, उसको भी संभालना था, लड़का कोई था नहीं, बहुत परेशानियां झेली थी उन्होंने। एक बीवी मरी, एक बच्चा मरा, फिर दूसरी बीवी करी, उनके साथ 2 बच्चे मरे, फिर हम 2 लोग हुए तो वो खुद ही ख़त्म हो गई। वो एक तरह से टूटे हुए इंसान थे। तो मसला फिर वही आ जाता है रोटी रोज़ी का। तो ये चाहते थे कि हम उनके साथ बैठ के सिलाई का काम सीखें, उनका हाथ बटाएं। यही कहते थे कि लड़का होता मेरे साथ काम करता। तो कहते पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, मेरे साथ काम करो तो कम से कम 4 पैसे का आराम होएगा। बस इसी गुस्से में हमें कुछ करने नहीं देते थे। हमें सिलाई से काम से नफरत नहीं थी, लेकिन अब्बा डांटते बहुत बुरे तरह से थे, जो गलती हो जाती थी मार भी देते थे। हमें डर लगता था उनके पास बैठना। उनके पास बैठ के कुछ नहीं सीख सके, यही वजह थी। हालांकि बेहतरीन कारीगर थे, अगर हम सीखते तो एक बेहतरीन कारीगर हाथ की सिलाई के हम भी होते, लेकिन वजह यही रही कि हमें उनसे डर बहुत लगता था। क्या सिलते थे? सब कोट पैंट, उसके टाइम तो अंग्रेज़ों के ज़माने में बिरजिस सिलती थी, जो बहुत पहनी जाती थी कार वगैरह के मौके पे, शेरवानी, अचकन, लेडीज जेंट्स सब काम करते थे। तो खाला, आप नैनीताल से इतनी मोहब्बत रही आपको, आपकी कहानी में, उसके लिए जो सब इतनी यादें बसी हैं, इतना प्यार जो बसा है आपके दिल में। तो जब आप अपने अब्बू की बात करती हैं तो मैं सीधे नैनीताल पहुंच जाती हूँ। बताइए नैनीताल के बारे में। नैनीताल की याद कराती तो मेरे दिल में छुरियाँ चलती हैं। कभी मैं ये कहती थी नैनीताल से ऊपर के अल्लाह जाने कम बहुत पत्थरों में कौन सर फोड़ने आता है, हम गए तो कभी नहीं आएंगे। लेकिन हाँ सोचने या अल्लाह उस नैनीताल का एक ज़र्रा भी मुझे मिल जाए तो अपनी आँखों पर लगा लूँ। मेरे यहाँ के जो लोग भी गए, मैंने सबसे यही कहा कि मेरे लिए वहाँ के पत्थर ला देना। वहाँ पागल का पेड़ होता है, बच्चे खेलते हैं, इतनी बड़ी बाउल सी होती कतई रंग की, मेरे लिए पागल ला देना। वो इस तरह मेरे रंगों में बसा है कि लग रहा है शायद वो मुझ में समा आया, मैं उसमें समा गई। सब अपने वतन से प्यार करते हैं, मादर वतन है वो मेरा,
लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं जितना प्यार करती हूँ उतना कोई नहीं करता। उसकी गलियाँ, उसके कूचे। आज तो नैनीताल बहुत बदल गया। मेरे ज़माने का नैनीताल रहा ही नहीं। मेरे ज़माने का नैनीताल तो जैसे लगता था एक पहाड़ी दोशीज़ा अल्हड़ आंगड़ा पिछौड़ा पहने हवा में लहरा रही है। आज का नैनीताल तो बनावटी नैनीताल हो गया। मैं गई कुछ साल पहले थी, अब कौसर गई थी, उसमें भी मैंने देखा वो नैनीताल की, लेकिन नैनीताल तो है, चाहे कुछ उसकी खूबसूरती में तब्दीली आ गई हो। खुला खुला आज़ाद नैनीताल जैसे पहले था वो नहीं। कहीं पन्ने में भी लिखा नैनीताल का नाम देखती हूँ, मुझे इतना प्यारा लगता है कि मैं उसको चूम लूँ। कौन सी गली में याद करूँ, कौन सा वक्त में याद करूँ, वहाँ गलियों में घूमना, मछली पकड़ना, कैपिटल हॉल में स्टेटिंग देखना, पाषाण देवी मंदिर पे जाके झांकना, वहाँ से ताल के अंदर बना है नंदा देवी के मंदिर से पैसे चुरा के लाना, नारियल निकाल के लाना, अशोक हॉल में बैठ के पिक्चरों के बारे में देखना सुनना, रामलीला स्टैंड। लेकिन उस वक्त नैनीताल की कोई अहमियत नहीं। नैनीताल की अहमियत तो नैनीताल से निकलने के बाद अंदाजा हुआ कि नैनीताल क्या चीज़ है। लेकिन जब शादी होकर नैनीताल से निकले और यहाँ का माहौल देखा, यहाँ के लोग देखे, तो फिर अपने नैनीताल से मोहब्बत बढ़ी। उससे भी ज़्यादा और जब जाना आना नैनीताल का बिल्कुल बंद हो गया, तब नैनीताल के लिए तरफ ज़्यादा बढ़ गई। फिर ये समझ में आया कि नैनीताल क्या चीज़ है। वही नैनीताल का सीधापन था। शुरू में जब लेकर आए लखनऊ अलीगंज में बनारसी टोले में, तो वही नैनीताल की आदत थी सीधी सादी। ये जानते नहीं कि प्लेन के लोग कैसे होते हैं, कैसे रहा जाता है। हमारे यहाँ तो कभी ताले भी नहीं लगते दरवाजे। अब्बा मस्जिद गए कुंडी लगा दी, हम कहीं गए कुंडी लगा दी। तो रात को जब 12 बजे ड्यूटी से लौटकर महानगर से आए तो हम बनारसी टोला में थे और हम दरवाज़ा खोल के 12 बजे रात के खड़े। उन्होंने कहा था 12 बजे हम आ जाएंगे। हम खड़े, जब बात तो देखा दरवाजे में खड़े तो बड़ी जोर डांटा कि ये नैनीताल नहीं है तुम्हारे जो दरवाज़ा खोले 12 बजे रात को खड़ी हुई, ये लखनऊ है, खबरदार दोबारा खड़ी मत होना। ऐसी बात मन में सोचा रहा है। उन्होंने जैसे कटकटाया, हमने दरवाज़ा खोल दिया। कहने लगे तुम क्या नैनीताल समझती हो? अपने यहाँ का तरीका पूछा, नैनीताल का ये है, लखनऊ प्लेन का तरीका सीखो। फिर नैनीताल की अहमियत हर बात से बढ़ती की चलेगी, तब समझ में आया कि नैनीताल क्या। तो जिन जिन लोगों की मोहब्बत मिली आपको नैनीताल में, उनमें हबीबा आपा हैं और भी लोग जो जिन्होंने आपको बनाया। और जब आप इस किताब को लिखने के लिए बैठी तो आपने कुछ अपने ऐसे लोगों को याद किया है जो जो आपके साथ चलते रहे हैं ज़िंदगी भर। कुछ बताएंगी उनके बारे में? तो हबीब बाबा तो मेरे लिए मिसाली किरदार रहा है। ज़्यादातर मुझे उन्हीं से ये नसीहत मिली है कि अपने अना को कायम रखना और हालात से मुकाबला करना, और औरत होने के नाते हारना नहीं। गलत वजहों से, गलत इल्ज़ामों से लड़के आगे निकलना है। उनके शौहर ने कुछ उन पर गलत इल्ज़ाम लगा दिए थे। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, उनके आगे सर नहीं झुकाऊँगी। वो पढ़ी, इंटर किया, बीए किया, बीएड किया, बीटीसी किया, फिर वो वहाँ अल्मोड़ा में टीचर रही। और उसके बाद जब उनके मियाँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो खुद आके उन्होंने मनाया और खुशामद की कि मैं तुमसे गलती की है, मैंने से माफ़ कर दो। वो मेरे दिल में गड़ जाती है। जितनी खूबसूरत थी उतनी हुनरमंद। कोई सिलाई, कोई बुनाई, कोई कढ़ाई, कोई पढ़ाई, चाहे मजहबी हो, दुनियावी हो या दीनवी, सब उनको आता। अल्लाह जाने कहाँ से उनके अंदर इतनी खूबियाँ बनी। मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती कितना उनके अंदर अल्लाह ने हुनर भरा। उसके बाद शादी होकर चली गई, फिर अलग दुनिया उनकी बस गई, वो अलग हो गई, हम अलग उतना नहीं रिस्पेक्ट उन्होंने की। लेकिन हाँ, तब तक की दोस्ती बहुत रही। उनकी दूसरी लड़की अकेला बाजी, और जिनको मुन्नी बाजी के साथ भी उनकी दोस्ती थी, तो वो कंघी करना, चोटी करना, हमारे सर से जुए निकालना, वही लोग करते थे। शादी के बाद आपकी दुनिया तो बिल्कुल बदल गई। शादी के बाद उन लोगों से भी रास्ता खत्म हो गया। काफ़ी उनके लोगों के सभी के यहाँ का जाना आना खत्म, क्योंकि वो शादी इस किस्म की हुई कि कोई किसी में शरीक हुआ ना, कोई आ सका ना जा सका। जिस तरह चाहते थे उस तरह हुआ भी नहीं। सुना सब ने, लेकिन मामला वही बना कि जब किसी को शरीक ही नहीं कहा गया तो वही एक अलहदगी की शादी हो गई। मतलब वो ये हुआ कि अपने मन से करी है, अपने मन से भी नहीं थी वो, तो बस एक बंधन था अल्लाह की तरफ से बंधना और एक समझौता था जो अपनी इज्जत बचाने के लिए हो गया। लेकिन वही जो समझौता हुआ
वो आपकी ज़िंदगी भी बन गया और आपने वो वो ज़िंदगी जिंदगी को भर का समझौता रहा, क्योंकि उनके ख्यालात मेरे ख्यालात बिल्कुल अलग थे। या तो पढ़ी लिखी लड़की पढ़े लड़के लड़के के साथ हुए, या फिर बिल्कुल अनपढ़ के साथ हो, ताकि दोनों का मिजाज एक सा मिल जाए। और एक पढ़ी लिखी लड़की हो उसके साथ अनपढ़ शौहर हो, या तो उसके साथ जज्बात को समझ ले, नहीं तो बड़ी मुश्किल होता है निभाना। आखिर में मुझे जब बच्चे हो गए, ज़िंदगी काफ़ी गुजर गई, तो यही था मेरे को सुनने को मिलता था। जब किसी बात का मैं कहती थी ये गलत है, न करो, ऐसा गलत होगा, तो कहते तब तारीफ बहुत काबिल बनती है अपने आप को पढ़ी लिखी। ज़्यादा रहा दिखा मुझे मालूम है, चल बा अपने काबिल अपने पास मेरा जो करना होगा मैं वही करूँगा। लेकिन फिर भी आपने उनके साथ जो सफ़र शुरू किया, एक हम सफ़र की हैसियत से उनको उनके साथ एक जो बीवी और शौहर का रिश्ता है जिस तरह से आपने निभाया, और ख़ास तौर से जिस तरह से आपने अपनी कहानी में बयान किया कि उनका जो आखिरी जो बीमारी का जो वक्त था उसमें उन्होंने आपकी हर बात को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तकलीफ़ का आपने बार बार जिक्र किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी उसको समझा। समझते वो सब थे, जानते थे कि सही कह रही, लेकिन वो बस जिद उनको हो गई थी कि ये मुझ बड़ी साबित होना चाहती, मैं बड़ी नहीं होने दूंगा। समझते वो मेरी बात सच है, लेकिन वो उनको जैसे कहीं जिद हो गई थी कि ये बहुत काबिलियत दिखा रही, मुझसे बड़ा चलना चाह रही। हालांकि उनसे कहती थी आप बड़े आप ही हो, मैं चाहे जितनी बड़ी हो जाऊँ, आप बेकार अपने दिल में इश्क़ करते हो कि मैं बड़ी नहीं। कुछ घर वाले कहते थे बीवी का गुलाम, बीवी का गुलाम, बहुत चिढ़ गए थे। वैसे बहुत अच्छी आदत के थे, मैं कहती बिल्कुल उनके बाप और वो घर में एकदम, जिसको हमारे उर्दू में कहा जाता है कि फरिश्ता खसलत के इंसान। मैंने बिस्तर बनाया, नैनीताल गए पहली दफ़ा की बात है, मेरे पास भी नहीं था फटा पुराना जो उनके था, बना के मैंने दिया। वहाँ नैनीताल गए तो एक दोटियाल थे, उनके बीवी बच्चे पानी में भीग रहे थे, अपना पूरा बिस्तरा निकाल कर उसको, एक साथी था उनका, पूरी तनख्वाह उसको दे देते थे, अपने कपड़े उतार के उसको देते थे, पूरे महीने को दूसरे से उधार लेते। लेकिन पता नहीं मुझसे ही क्यों लापरवाह थे। आपके पास पहनने को कपड़े भी नहीं होते थे। हाँ, जब नैनीताल से वो लखनऊ से ट्रांसफ़र हुआ सीतापुर की 27-45 में, उस वक्त लखनऊ में बहुत ज़्यादा खर्चा था, क्योंकि पैसे बचता ही था, सब कुछ उधार आता था, और अचानक ट्रांसफ़र हुआ, ये भी नहीं पता था कि ये सब कट जाएगा। उन लोगों ने जितना कुछ कर्जा था अपना काट लिया। अब जब यहाँ है तो हमारे पास कोई पैसा नहीं, जब पैसा नहीं तो राशन उधार आ जाता था, सब घी तेल राशन पानी, लेकिन उपद्रवी के लिए तो चाहिए होता था, वो उधार लो, अब जिसका उधार लो उसका उधार दे दो, फिर पैसा नहीं बचा, कपड़ा बनाने का सवाल ही नहीं होता। बच्चे छोटे छोटे थे मेरे पास। कुछ ऐसा हुआ, पुलिस ने और इसमें PSC में गड़बड़ मची, वहाँ चले गए, इस महीने से पूरी तनख्वाह कट गई। पर मेरी पड़ोसी एक थी यादव, बड़ी अच्छी थी वो, पूरा नाम नहीं याद रहा, यादव भैया कहते थे हम उसको, नीचे हमारे घर के रहता था। उसकी बीवी 2 बच्चे थे, बहुत अच्छे छोटे छोटे, जैसे मेरे 2 बच्चे थे उसके भी थे। पूरे महीने वो कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात ही आज पैदा हो रही, मेरी समझ में नहीं आता क्यों हो रही। मेरे साथ तो बहुत अच्छे लोग मिले, पूरे महीने वो बेचारी ऊपर आई, मजाक करती थी। 2 लड़कियां थे मेरी, उनके 2 लड़के, तो कहती थी दोनों लड़के मुझे दे दो, मैं अपनी बहू बना लूँगी, तो उनको समझी कह के चिढ़ाती थी। वो कहने लगा समझी तुमको तनख्वाह नहीं मिली, दोनों आधा आधा खाएंगे। आधी सब्जी पूरी, आधा सामान पूरा अपने घर में आया, मुझे लेके चली गई। मैं नहीं कह सकती हिंदू मुसलमान के लिए बुरा होता है या मुसलमान हिंदू के लिए बुरा होता है। उसके आगे फिर तजर्बा मुझे हुआ जब मेरा तारिक पैदा हुआ। मेरे पास कोई ऐसा, बरेली की चिन्हटी की रहने वाली हिंदू औरत मेरे पास थी, जबकि मेरी सास खुद लालकुटी में थी, नहीं आई थी, और मैंने गुस्से के मारे उनको बुलाया भी नहीं था, क्योंकि पहली दफ़ा ये हादसा मेरे हुआ था तो मैं अकेली थी, वो लोग आई नहीं थे। दोबारा मैंने गुस्से में नहीं बुलाया था। तो ड्यूटी जो उनकी मियाँ की दूसरी, मेरे मियाँ की दूसरी तरफ ड्यूटी थी यहाँ इंग्लैंड में, और उनकी ड्यूटी मेरी गली में थी, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी चेंज करा के मेरी मियाँ की ड्यूटी इस तरफ लगवाई कि तुम अपनी बीवी को रात देर तकलीफ हुई तो देख लोगे, और सारी रात वो मेरे पास बैठे नहीं। एक बार आपने कोई फल खा लिया था तो आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वही थी बराबर में रहने वाली। हर गेहूँ खा लिए थे वो, फल भी खा लिए थे, जामुन खा लिए थे, कुछ खाने को था ही नहीं। जी। वो बहुत परेशानी का आलम था, कुछ खाने को नहीं था घर में। वो भी थे, मैं भी थे, और मेरे पास बेटी थी रुखसाना, कब से पैदा नहीं हुई थी, सबकी बातें कब से पेट में थी। तो जामुन तोड़ के लाए, पेड़ों पे से चढ़ लेते थे तो सब कुछ, जामुन तो इतने बेहतरीन मोती की तरह तोड़ के लाए,
कभी मैंने देखे नहीं थे। मेरा इतना बड़ा तसला था पीतल का गिरा के, और भूख भी लगी थी, और फिर वो खट्टे अच्छे भी बहुत लगे उस टाइम पे, हालत भी मेरी ऐसी थी। सब खाली मुझे कह के गए कि तुम खाना मत, नहीं उल्टी हो जाएगी, थोड़े ही खाना, बहुत ना खाना, थोड़ी देर रुके फिर चाहे खाना, लेकिन खाना नहीं करता। कि मैंने कहा इनका ऐसे कह गया, मैंने तो खाना मुझे अच्छे लग रहा है, खूब खा लिए हैं। फिर भैया जो उल्टी शुरू हुई, जब तक एक एक दाना मेरे पेट से निकल नहीं गया, मेरी उल्टी नहीं थी। फिर वही एक दफ़ा में माँ के कौसर पैदा हुई, तो तीसरे दिन दूसरे दिन चले गए छोड़ के, मेरे पास खाने को कुछ नहीं। भूख तो परेशान करती है। मेरे घर में देखा एक डब्बे में थोड़ा गेहूँ भरा था, वो निकाला, उसको भूना, काली चाय बनाई, उसके साथ खाया, पेट तो भर गया, लेकिन कौसर के पेट में दर्द शुरू हुई। फिर वही पड़ोसन आई, गलता कीजिए, वो आई, कहनी क्या हुआ बहू, क्या करा तूने? पता नहीं चाहती क्यों इसके पेट में जरा दबा दूँ के देखा तो फूल रहे। कह रही क्या खाया तूने? था मैंने कहा अच्छी गेहूँ दे रखे वही खाए थे। मुझे कहते ठीक बढ़िया था, अब इसके पेट में दर्द, इसको लेके अस्पताल जा लड़की। तो बेचारी हर जगह जब तक यहाँ रही मेरे साथ साथ बहुत आगे आगे रही। तो ये जो हिंदू और मुसलमान के बीच के जो रिश्ते होते थे, या जिनको आपने जिया है, और आपने इसी जगह, यही सीतापुर, यही लखनऊ में आपने बहुत सारा वक्त गुजारा है, कैसे क्या बदल गया? मैं नहीं जानती कैसे बदला, क्यों बदला, पर मेरी बटालियन में तो सबके साथ अग्नियन था। मेरी एक कौशल छोटी थी, तो एक विनोद सिंह थे, ठाकुर थे, उनकी भी 2 लड़कियां थी, 3 कौशल ही की तरह। तो उनकी लड़की दीपा, उसका नाम था, पांडली था, दीपा कहते थे। वो पकड़ के मेरी कौशल को ले जाती थी, 1 कप दूध वो पीती थी उसी गिलास से, और उसी गिलास से मेरी कौशल दूध पीती थी। वो लड़की तब दूध पीती थी। तो वो विनोद पकड़ के ले जाता है कि चल दीपा दूध नहीं पी रही, कौशल चल चल कौशल दूध पीना मेरे साथ लड़की। इस तरह से हम लोग रहे। अब हम नहीं जाने क्यों ये हुआ हिंदू मुसलमान का माहौल पैदा। अब तो जैसे मुसलमान होना एक गाली हो गया, ये हाथ हो गया है। कैसे लगते पहले क्यों पहले तो बहुत पहले ही, लेकिन मेरी बचपने में, मेरी जवानी तक, मेरी मियाँ की नौकरी तक सब भाभी ही कहते थे, सब बड़ा ही मानते थे। आज भी पुराने जितने कोई हैं वो खत्म हो गए, ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो मिलते हैं उसी तरह मेरा अदब करते हैं, प्यार करते हैं। खाला, जो सब ये आपने जो डायरी लिखी, उसके बाद जो कौसर को इसके साथ जो जोड़ने का, चूँकि कौसर का जिक्र बार बार आता है, वैसे तो आप कई बच्चों की माँ हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस बेटी के साथ आपका एक बहुत ही गहरा एक रिश्ता है। और ख़ास तौर से जो लिखने में जो ये काम हुआ है, उसमें वो आपकी बड़ी ज़बरदस्त साथी बन गई है। तो कुछ बताइए कि कैसे आपने कौसर को इस लिखने में अपना हमसफ़र बनाया, या कैसे वो बन गई? हाँ, कौशल मिजाज में लिया ला, खूबसूरत भी थी, थोड़ा पढ़ी भी थी। और दूसरी बात ये, उनकी शादी का जो मामला रहा वो कुछ बेतुका रहा, और वो बेतुका रहा। उसके बाद वो छोड़ के बच्चे को लेके यहाँ चली हैं 17 साल की अपनी शादी में। फिर उन्होंने दूसरी की, वो भी उनके साथ ना रह पाए, वो भी ख़त्म हो गए। तो फिर वो कहाँ जाती सिवाय मेरे लिए कौशल हो गई, कौशल के लिए मैं हो गई, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ गए। मेरे साथ जुड़ गई तो मेरे पास रहती, जब मेरे पास रही तो मेरा सुख दुख अच्छा बुरा जितनी परेशानियाँ मेरे पर पड़ी सब कौशल ने झेली। वैसे मेरी औलाद में माशाल्लाह लगभग सभी अच्छी अपनी अपनी तरफ से, जो आई उन्होंने भी मेरी बहुत खिदमत की, बहू ने भी की, लेकिन कौशल का जितना साथ रहा मेरी परेशानी में, बीमारी में, आज तक है, उतना किसी का नहीं। मैंने तो सब उर्दू में लिखा था, अब उसको हिंदी करना हुआ तो मैं हिंदी कर नहीं सकती थी इतना। तो फिर ये हुआ कि ऐसा करिए, अब कौशल को हिंदी में लिखवाई। फिर वो हिंदी में मैं लिखवाती गई उसको अपनी डायरी, और वो हिंदी में फोटो स्टेट करके भेजती गई। इस तरह उनके साथ जुड़ गई, सिलसिला उनका बन गया। तो खाला, कैप्टन राम सिंह एक ससुर की हैसियत से ही थे आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं। मतलब वो जिस तरह से वो आपकी शादी में उन्होंने अपनी दुआएं दी, और कहीं ना कहीं उनके बैरन की वजह से ही शायद आपका खालू से आपकी मुलाकात और जो शादी वगैरह सब हुई। तो कैप्टन राम सिंह के से आपका जो बहुत गहरा रिश्ता था,
हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। कैप्टन राम सिंह की बात ये हुई कि वो हमारे जो आपजान के मियाँ थे, उनके फलों की दुकान थी, वहाँ पर आते जाते थे। जब दाई की दुकान पे वो आए और वहाँ पर दुआ सलाम हुई, बताया कि इस तरह शादी का है, कैप्टन राम सिंह की गवाही हमारी शादी के लिए मांगी गई कि इस लड़की की गारंटी, इस लड़के को तो हम जानते नहीं, घर नहीं गए, हम आपको जानते हैं, तो आप हमें गारंटी दीजिए कि हमारी लड़की को कोई तकलीफ नहीं होगी, हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। तब उन्होंने एक एग्रीमेंट जैसे बात है वो भर के दिया। तब कैप्टन राम सिंह को जाना, वो भी नाम से। कैप्टन राम सिंह की ज़्यादा मुलाकात मेरे ससुर से थी, क्योंकि वो भी उसी जगह पे थे और वो भी उसी बैंड में, वो भी थे बैंड में, ये भी थे। ये कैप्टन थे, मेरे ससुर सूबेदार थे, उनसे ज़्यादा ताल्लुकात था, तो बोलना चालना कम ही रहा। वो फिर जब उनको बीमार पड़ी बच्चे, वो लेके मुझे महानगर ले आए बनारसी टोला से, तो फिर वहाँ से भी ना इंतजार से दबाव डाला गया कि इस लड़की को कोई तकलीफ होगी तो हम आपकी बदनामी होगी, याद रखिएगा। ज़्यादा तवज्जो देने लगे, मेरी कोई भी परेशानी होती थी घर से सिपाही भेज के पिछवा लेते थे मुझसे। यहाँ पे मोटर बैठ के गाड़ी भेज के, बड़ी गाड़ी आई पीसी की, मेरा सामान सारा लाद के, बच्ची मेरी बीमार थी रुखसाना, मुझे महानगर ले गई कार्यालय, क्वार्टर दिया वहाँ पर, उनका ख्याल भी रखा। जब कोई कमी होती थी तो उन तक शिकायत पहुँचा दो तो मेरी कमी दूर हो जाती थी, सभी मानते थे। फिर वो जब यहाँ आए तो उनके साथ कभी कभी ऐसा होता था, टहलते गए हम लोग, चले गए, मिल गए, उनके घर पहुँच गए, तो वो अपने ज़माने की बातें बहुत बताते थे। या हमारे साथ कभी किसी प्रोग्राम में गए तब अपने बारे में बताया करते थे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, वहाँ फिर जापानियों की कैद में, तो उनसे मिलना जुलना हुआ, बातचीत करते थे। मुझसे कहते, लड़की तू मेरी बहू नहीं है, तो मेरी लड़की है, मुझको चाचा बोला कर, मैं तेरे ससुर का भाई हूँ, तो ससुर ना समझा करो, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। जब भी वो यहाँ आते थे मेरे घर जरूर आते, वो एक गाना कभी सुना के जाते थे, हमने कहते थे सर गाना सुना के जाइए साहब। सरवर कौन कहता था, जैसे बराबर का, जैसे उसी तरह बोलते भी थे वो, उसी तरह हम भी उनसे बोलते थे। हमें यहाँ वाले के लोगों की तरह कोई तकल्लुफ नहीं आता था, अगर हम बोलते तो फिर साफ ही बोलते थे। तो भैया सब गाना सुना के जाना, अच्छा ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। मेरे पर चरपाई भी नहीं थी बैठाने के लिए, वो दरवाजे में आते थे, खड़े खड़े गाना सुना जाते थे। क्या सुनाते थे? ज्यादातर सुहाना सफर मौसम, एक यहूदी का गाना था, कौन सा मशहूर बहुत गाना है रफ़ी का, ये मेरा दीवाना बना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। और एक गजल भी तो आपने उनको सुनाई हाँ, वो थी। तो वहाँ गए थे हम लोग भवाली में हमारा प्रोग्राम होता। भवाली में पहले भी अपने अब्बा के साथ जाते, तो वो भवाली में जो तीसरी स्टेज के मरीज होते हैं उनके लिए प्रोग्राम होता है। गर्मियों के सीजन में वापस आने टाइम एक प्रोग्राम उनका ज़रूर होता है, तो वहाँ बैंड भी बजता है, छोटे मोटे नाटक भी हो जाता है स्टेज पर, जो कुछ जो सुनाना चाहे, गज़ल गाना कुछ भी। तो वहाँ बड़ाल साहब उतने टाइम थे, अनबे बड़ा सूबेदार थे, साहब थे, तो वो जिद करने लगे कि तेरी बीवी लगता हमें गाती होगी ज़रूर। उससे क्या, सदीक बोलते, सदीक तेरी बीवी गाती होगी ज़रूर, इससे आगे गज़ल सुनवाना। तो मैंने कहा कि मैं भैया कैसे सुनाऊँ, मैंने तो कभी स्टेज पे गाया भी नहीं है, और कहीं नहीं सुनाना पड़ेगी, कैसे भी सुनाना पड़ेगी। करके ले गए और वायलिन दोनों ने बजाया। ये नहीं मालूम वायलिन की में कैसे गाना जाता है, कब रुकना है, कब बोलना है, कुछ नहीं पता। तो तब आपको वंस मोर कहते थे, आज आप सुनाइए ना। पता नहीं सुना पाऊंगी कि नहीं सुना पाऊंगी, पर जैसे सुना पाऊंगी, आवाज़ भी नहीं रही वो, अब तो बुढ़ापे की आवाज़ अलग ही बदल गई है। खैर अब कह रही तो नजर नवाज नजारों में जी नहीं लगता, वो क्या गए कि बहारों में जी नहीं लगता, कुछ इस कदर शबे जिंदगी से दिल मानूस खिसा गई तुम बहारों में जी नहीं लगता, फसाना ये शबे गम खत्म होने वाली है, शकील चांद सितारों में जी नहीं लगता। वाह वाह, जब भी मैं सुनती हूँ कैप्टन राम सिंह का जिक्र या आपकी
जवानी में जब आप लोग सब बैंड के साथ आप लोगों ने जो वक्त गुजारा, तो हर जगह बस संगीत ही संगीत सुनाई देता है। तो ये बताइए कि आपके शौहर साहब बैंड में क्या करते थे? देखिए, गाने वाला मामला तो ऐसा कि मेरे घर से भी सब गाने और पिक्चरों के शौकीन है। मेरे अब्बा शौकीन थे, मेरी अम्मी अब्बा में लड़ाई होती थी, वो साथ में पिक्चर ले जाना चाहते थे, वो जाती नहीं थी, कहती जितना पैसा मुझे दे दो, मैं जितना पिक्चर में तुम्हें देखना तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। मेरे चचा इतने शौकीन थे, उनके घर उस टाइम पे मर्फी का रेडियो था। मेरे दूसरे यहाँ के चचा थे, उन लोगों में तबला वबला भी सब था, हारमोनियम। तो ये महल शुरू से ससुराल में आए, बहुत से बड़का वो तो सब बैंड में थे, सब बैंड में थे। सास शौकीन गाने की, पिक्चर की। आपके अब्बू को भी मौसीकी का शौक था? हाँ, खूब गाने सुनते थे, पिक्चरें देखते थे, उनकी गाए हुए गाने गाया करते थे। मलका बुखरात की कुछ गाने लोग गाते थे जो उनको याद आती थी। इनकी सैगल साहब के गुनगुनाया करते जब उनको याद आ जाती थी। तो इसीलिए वो महल बना ही था गाने वाला। तो खालू से हमारी कभी मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन आपने इतना कुछ जो लिखा है और आपसे बातें हुई हैं। बताइए कि वो क्या बजाते थे बैंड में, वो क्या करते थे? कोई एक इंस्ट्रूमेंट उनका मुस्तकिल नहीं था। वो भर्ती हुए इतनी छोटी उम्र में, कितनी 60 में भर्ती हुए। तो कितनी उम्र? तो अम्मी समझिए कि उनकी 43 की पैदाइश थी, मेरी 47 की पैदाइश है, और 60 में वो भर्ती हो गए। तो सभी कहते थे बहुत कम उम्र में भर्ती हुए, लेकिन राम सिंह साहब ने उनकी बांसुरी सुनी थी, बांसुरी बहुत सुरीली बजाते थे। और जब भी कभी उब जाते थे, उनका मन होता था, खेले होते थे, तो वो अपनी बांसुरी बजाया करते थे, अपने आप ही बजाते थे। जब भी उब जाते थे, कहीं से परेशान होते, या कभी मन उनका जैसे हुआ, या कभी हमने कहा हम बांसुरी नहीं बजाए, अपने बहुत दिनों से सुना दीजिए, दिल चाह रहा है। तो मूड होता जब उनका, मूडी तो खैर थे बहुत, जब मूड होता तो उनके तो लेके बैठ जाते थे। तो वही सुन के भर्ती हुए। उसके बाद जब बैंड में आए, ट्रेनिंग पूरी करके सिपाही थे, फिर बैंड में आए तो हेडक्वार्टर में चले गए, सिपाही हुए लेकिन बैंड में आ गए, बैंडमैन बन गए। तो उनका इंस्ट्रूमेंट कई एक था, बेंजू बजा लेते थे, ड्रम बजाते थे, भी बहुत अच्छी तरह बजाते थे, बजाने के लिए बल्कि बहुत अच्छी बजा, म्यूजिक के साथ बजाते, म्यूजिशियन थे, कार्ड लेके बजाते। उसके बाद क्लारनेट था उनका अपना बाजा, मेन बाजा था क्लारनेट, लेकिन वो दोनों में आ जाती। जिस टाइम क्लारनेट की कमी पड़ती थी वहाँ आ जाते थे, ड्रम की कमी पड़ती थी तो वहाँ आ जाते थे, गाने की कमी होती थी कभी तो उसमें भी खड़े कर दिए जाते थे। अच्छा। जब ट्रांसफर आया तो राम सिंह साहब ने यही कहा था कि मेरा बहुत होशियार लड़का ऑलराउंडर जा रहा है यहाँ से। तो खाला, आपको एक तरफ तो पढ़ने की ऐसी छटपटाहट थी कि आप लाइब्रेरीज में जाके जो है चीज़ें चोरी से पढ़ती थी, और दूसरी तरफ पाबंदियाँ भी थी, और इन सब में जो है आप छटपटा कर आप कुछ ऐसे ख़ास नॉवेलिस्ट थे, ख़ास लिखने वाले थे जो आपको बार बार अपनी तरफ खींचते थे। तो ज़रा बताइए कि आपने उस ज़माने में जब आपके अंदर पढ़ने के लिए ये छटपटाहट थी, तो आपने इस अपने सरमान को कैसे पूरा करती थी, और किन किन को पढ़ा आपने? जी, पढ़ने वाली बात जब आपने कही तो आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं। एक कहानी शुरू की थी रज़िया भट्ट ने, तो उनकी एक कहानी थी नूरुलैन, बच्चों के लिए लिखी थी, और लखनऊ से वो निकलता था रिसाला कलियाँ, लाटोश रोड से, तो उसमें वो आती थी कलियाँ में। मुसलसल कहानी थी, किस्तों में आती थी, बहुत बेहतरीन कहानी थी। अब ये हुआ कि वो जिनके यहाँ आती थी उनके निशाना आना बंद हो गया, और आधी कहानी हम लोग पढ़ चुके थे, और वो इतनी अच्छी थी कि दिल को लगी अब क्या करें। तो उसका सालनामा, जैसे खास अंक निकलता है, सालनामा निकलता, सालनामा निकला, उसमें पूरी कहानी थी, आ गई थी। जो किस्तें नहीं मिली उसको हम लिख के कापियों में उस किस्तों को पूरा करके पूरी कहानी की शक्ल बना रहे थे। अब वहाँ उस कहानी की बात ये हुई तो वहाँ हमारे यहाँ एक मॉडर्न बुक डिपो है पॉपुलर के पास में, वहाँ गए, देख के आए, वहाँ लिखा सालनामा आ गया, और सालनामा उस वक्त 4 रुपए का था, और 4 रुपए नहीं थे। देख के आए, देख के बड़ी बेचैन, किस तरह मिल जाए, किस तरह मिल जाए। 2-3 दिन पैसे जमा किए, मांग कर अब्बा से, बहन ने भी, हमने भी, और वो जमा किए तो उसमें जाके सालनामा
नहीं पैसे पूरे हुए, कुछ 2 रुपए दिए उनको। वो अब्बा को जानते थे, वो ध्यान से मास्टर की लड़की है, तो उनके पास कहा अच्छा अच्छा दे दीजिए हमें, हम 2 रुपए आपको बाद में दे देंगे। और वो ले आए कहाँ नई किताब। जब अब्बा को तो पता था कि पागल है, किताबों के पीछे गई होगी कहीं से, तो उन्होंने जाना कि मेरे कहीं पैसे चुरा चुरू के तो नहीं ले आई है। तो वो गए वहाँ पूछ, कहने किताब कैसे आई, मैंने कहा मैं लाई हूँ। कितने दिन से छुपाया, लेकिन वो कहाँ चुप के सामने आ गई। कहाँ से लाई हो, मॉडर्न बुक डिपो से लाए हैं। पैसे कहाँ से आए, झूठ बोलने की आदत नहीं थी, कहते झूठ उधार लेके आए। बहुत मार पड़ी और डांट पड़ी, इतनी तुम्हारी हिम्मत, इतनी मजाल कि तुम दुकानों पे उधार करने लगी हो, अभी से ये हाल है। छीनी किताब आपको वापस करके अभी खबरदार जो देखी किताब जल्दी वापस करा इसको। डर के मारे गए, जाकर कहा चाचा ये वापस कर दीजिए। क्यों क्या हुआ बेटा, उन्होंने कहा। जानते थे और भाभी जानते थे, एक बात सख्त आदत का है। और चाचा अब्बा डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसे हम नहीं देंगे, आप वापस कर लीजिए। तो कहेंगे अच्छा रख ले, मैं नहीं मांगूंगा पैसे, जब होगे तो दे देना, मैं मास्टर से कह दूँगा। नहीं नहीं चाचा डांटेंगे अब्बा। वापस करके चले आए, खूब रोए, रात में रोते आंसू पोछते चले आए। 2 दिन बीते तो अब फिर खुद खरीद के ला दी वो किताब। तो बताइए कि कौन कौन सी किताबें जो आपने पढ़ी हैं उनके टाइटल आपको अभी तक याद हैं? क्षमा तो फिल्मी रिसाला था, फिर उनमें 20वीं सदी में हाँ बाजिगर तबस्सुम, खुर्ताला नैरन, हैदर, और राजेंद्र सिंह बेदी की किताब तो मैली चादर पढ़ी, और गुलशन अंडा उनकी कलंकनी बहुत अच्छी लगी थी। बाकी कृष्णचंद और अमृता प्रीतम को भी पढ़ा है, सादत हुसैन मंटो, अस्मत चुगताई, उनकी किताबें भी पढ़ी हैं। एक किताब हिंदी में आई थी चित्रलेखा, वो हमारे अब्बा के दोस्त हैं डॉक्टर शर्मा, उन्होंने मुझे ला के दी थी कि जब जानते किताब की शौकीन में, उन्होंने मुझे ला के दी थी कि इसको पढ़, बहुत अच्छी किताब है चित्रलेखा। अच्छी लगी थी आपको? बहुत अच्छी लगी थी। तो खाला ये थोड़ा सा अलग हट के सवाल है कि मुझसे तो आप कुछ मुझे मेरे बारे में कुछ खास तो जानती नहीं थी। हम चले आए, आपने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। कहीं ना कहीं हम लोगों की ज़बान में शायद कुछ था जो मुझे लगा कि आपसे मेरा एक जुड़ाव बन रहा है, आपको कुछ लगा होगा। तो बातें तो ऐसे होती हैं, मतलब हम लोग सभी लोग जुड़ते हैं, लेकिन मैं बस कभी कभी सोचती हूँ कि आपने इतना एतबार करके जो मुझे ये सब जो सौंपा, और जो अपने इस पूरे सफ़र में जो एक हिस्सेदार बनने को कहा, एक हमसफ़र बनने को कहा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि कैसे आपने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया। बात भरोसे और एतबार की है। तो जिस माहौल में हमारी परवरिश हुई है, अपाजान का, हावी बापा का जो साथ रहा है, और पहाड़ी ताल्लुक से हम लोग झूठ बोलना नहीं जानते, एतबार कर लेते हैं। उस एतबार की वजह से कई धोखे खाए हैं, और आज ये एतबार कर लेते हैं। लोग झूठ कह जाते हैं, हम सच समझते हैं उसको। तो ना हमें झूठ बोलना आता, ना हम झूठ बोल पाते हैं, और जब झूठ बोलते हैं तो अपने में बड़े शर्मिंदा होते हैं। तो जैसे हम एतबार करते हैं, हम समझते सब हम पर एतबार करें, किसी का पर एतबार कर, आपकी बोली चलेगी, आपका उकसाने का जज्बा अच्छा लगा जो आपने कहा लिखो अपने बारे में, बस यही जज्बा था। और फिर जिस वक्त मैं पढ़ाई लिखी आई कि मैं भली हूँ, आपने मुझे वो मिला अपना सा, वो अच्छा लगा। पढ़ाई लिखाई के उस माहौल से जुड़ गई, जो माहौल मुझसे बिल्कुल 68 की सन में छूट गया था, आपके साथ मिलके मुझे वो माहौल नजर आ गया। और मैं अपनी बात कह दूँ जो मैंने बहुत दिनों से रखी थी, जिसे गम और गुस्सा भरा था, वो मेरा निकल गया मेरी बात में, लोग दिल जबान पर आ गए। तो खाला, ना आपने सोचा था कि इतना बड़ा काम आप उठा रही हैं, जिस काम का बीड़ा आपने उठाया, और ना हमने सोचा था कि ये सफ़र हमको आगे तक कहाँ ले जाएगा। लेकिन आज जो ये किताब बन गई है, मतलब इसमें आपकी कहानी है, उसके बाद फिर शशिकला राय की अपनी कहानी इसमें जुड़ती है। इस पूरे सफ़र का जो परिचय है, एक इंट्रोडक्शन है, जिसको मैंने आपसे बातें करते हुए आपके साथ इस पूरी किताब को संजोते हुए लिखा है, और फिर अब रज़िया पटेल भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ गई हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं, जब तक ये किताब उन तक पहुँचेगी, आपके क्या अरमान है? आपका कोई अरमान है कि मतलब कल को आपकी नातिने इस किताब को पढ़ें, या कहीं भी जहाँ भी ये पहुँचे, आप
आपकी क्या हसरत है कि पढ़ने वाले इससे क्या चाहते हैं? आपने कई बार कहा है कि मैं नसीहत देने के लिए मैंने ये कुछ नहीं लिखा है। तो अगर नसीहत देने के लिए नहीं लिखा है तो फिर क्या चाहती हैं आप पढ़ने वालों से? इतना पहले मुझे पता भी नहीं था कि पढ़ने वालों तक पहुंच जाएगी किताब। मैंने तो एक छोटी मोटी अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, जो मेरे दिल में गुबार उठता था उसे जाहिर करने के लिए, यही बात शुरू से कही, अब भी कह रही हूँ। हाँ, ये बात है कि साथ शक्ल में ये लोगों तक पहुंच जाए और उन पे क्या असर है, ये तो उनका जहन है, वो क्या असर इसके लिए लेते। मैंने कोई नसीहत किसी के लिए नहीं की, ना किसी पे तंज कसा है, ना किसी माहौल को बदनाम या जख्मी करने के लिए कहा है। जो मुझ पर बीत गया मैंने उसका इजहार किया है। दिल चाहता था कि मैं अपने साथ किसी को शरीक करूं। यहाँ मुझे माहौल मिला ही नहीं कि मैं किसी को शरीक करूं। अकेली से थी पहले तो, खैर शादी से पहले मेरे साथ की लड़कियां तो करना था, कुछ उनसे कहती कुछ वो मुझसे कहती, लेकिन उसके बाद मेरे जैसे माहौल का कुछ नहीं मुझे मिला, तो कोई साथ नहीं रहा, बहुत अकेलापन हो गया था। अब वो अकेलेपन का गुबार खुद ही सवाल जवाब अपने दिल से करती थी, तो ये दिन चाहता था कि इसको निकालूं बाहर। और उसका ज़रिया मुझे रिश्तेदार ने दे दिया कि आप अपनी बात को लिखिए, बाहर निकालिए, हो सकता है कुछ अच्छा बन जाए इससे। और हालांकि वही बात हुई कि काफ़ी सोच के, रुक के, ठहर के, एक एक सफ़ा एक एक रात में लिखती थी, फिर कई महीनों तक नहीं लिखती थी, फिर लिखना शुरू कर देती थी, जो याद आ जाता था फिर बंद कर देती थी, फिर कभी दिल चाहा फिर शुरू कर दिया, फिर बीच में चोट पैर में लग गई, तो कोई काम करने के नहीं मेरे पास रहा, बैठी रही लगातार बिस्तर पे, तो फिर यही लिखती रही। बस वो होते 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 एक मुकम्मल बात मुझसे हुई, बेटी पे हुई, फिर बेटे पे आके थम गई। और मैं तो सोचती हूँ कि पढ़े लोग, शायद उनको कुछ हिम्मत मिले ज़िंदगी की जद्दोजहद में लड़ने के लिए। हो सकता है कोई पैगाम उनके लिए हो मेरी किताब में छुपा, ये मैं तो नहीं समझ सकती, लेकिन हाँ, समझने वाले के लिए कह रही, हो सकता है कोई पैगाम छुपा हो और कुछ अच्छा ही छुपा हो। यही मेरी तमन्ना, यही मैं चाहती हूँ। जो गलती अगर मैंने करी है या उनको महसूस हुई कि इस बात पे मैं गलत रही हूँ, तो उस गलती से वो परहेज़ करें, मेरी गलती को वो खुद ना अपनाएं। क्योंकि माँ भी बनी, बहुत पहले नानी तो बन चुकी, अब दादी भी बन गई हूँ, तो मेरे लिए बच्चे ही पढ़ने वाले हैं। बुजुर्गों की नहीं जानती, कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन आने वाली नस्ल तो बच्चे ही हैं। तो ये सोचती हूँ कि शायद कुछ अच्छा लगे उनको, या कुछ तलाश करने इसमें अपने लिए वो आगे बढ़ने की राह या हिम्मत पाने की राह। किसी की सोच पे, किसी की रहन पे, किसी की उड़ान पे तो मेरी कोई पाबंदी नहीं है। मैं भी पढ़ती थी तो अपने अपने तरीके से समझती थी हर चीज़ को, वही मेरी जहन में है कि पढ़े वो अपने तरीके से समझ ले, अगर उसको अच्छा लगता है तो। वरना एक दिलचस्प है, समझ ले, कहानी है, पढ़ी और किताब बंद करके रख दी, बात खत्म हो गई। तो खाला के साथ हम बतिया रहे थे और हम बड़े खुश नसीब हैं कि कौसर जो संगठन, किसान मजदूर संगठन के कामकाज में आज ज़रा मसरूफ़ थी, वो थोड़ा अपने काम से हल्की होकर यहाँ आ गई हैं हमारे साथ। तो मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी कौसर आपका, क्योंकि अगर आप मुझे 2015 की जनवरी में नए साल पर ये नहीं कहती कि आके ज़रा हमारे साथ चाय पी लीजिए, तो शायद ये जो सिलसिला है कि हम ना खाला से उस तरह से मिल पाते जैसे मिले उस दिन, और फिर उसके बाद जो कुछ भी उस समय चला और खाला ने एक अपनी दास्तान लिखने का काम शुरू किया, बहुत कठिन काम था। और उसके बाद फिर आपने इनको लिखते हुए देखा, उसमें पहले आपने इनके लिखे हुए को मुझे भेजा, फिर बात ये हुई कि अब इसको नस्तलिख यानी उर्दू में जो लिखा हुआ था उसको जो है देवनागरी में लिखना है। फिर आपने वो काम किया मुझे, और पैंडेमिक के टाइम में जब आना जाना दुश्वार था, कहीं कोई निकल नहीं सकता था, तब आपने ये सब चीज़ें मुझे स्कैन करके आपने व्हाट्सएप से मुझे भेजी जब मैं अमेरिका में थी। और फिर वहाँ से एक उम्मीद बननी शुरू हुई, फिर उसको संजोने का काम और ये सब चीज़ें चलने लगी। लेकिन अगर वो सब जो बुनियादी काम है उसमें एक बहुत, अगर ये खुद अपनी कहानी लिखती रहती तो वो तो एक हाँ वो भी है, लेकिन वो तो एक अलग इनका काम होता वो, लेकिन और रख लिया चुपचाप अपने पास।
ये होता। और नहीं आइए मुझे दे देती, लेकिन वो चूंकि मेरा आना या मैं आती अगर पेंडेमिक के दौरान और ये कहती भैया हमारी नोटबुक है, हम कहीं और से उसको, लेकिन वो जो जब आना जाना सब तरफ से बंद था, तो आपने एक तरह से वो चैनल खुला रखा ना कि वो, और मैंने जब कहा कि इसको आप खाला ने तो मुझसे पहले कहा था कि आप तो भाई इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप ज़रा अपनी उर्दू को पढ़ना से सीख लीजिए, तो जो है वो हम ये भेज रहे हैं। लेकिन फिर इन्होंने हिम्मत करके कहा कि नहीं, हम जो है मैं फिर से लिखवाना शुरू करूँगी। तो वो जो फिर आप लोगों की एक जो होती है ना, एक संगत बनी है माँ बेटी की, तो उस संगत के बारे में कुछ बताइए, दोनों जने मिलके बताइए या आप बताइए, जैसे भी मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि वो जो एक ऐसे माहौल में जब दुनिया बंद थी, लॉकडाउन था, इतने लोग तकलीफ में थे, उस टाइम में एक ऐसा गजब का काम हुआ और उसमें आप लोगों का एक तार बना, और ये आसान नहीं होता है, इसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो जो कुछ भी इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें। हाँ, तो आपने जब उनसे मतलब आपकी मेरी बातचीत हुई इसको लेकर, तो हमने फिर अम्मी से कहा अम्मी ऐसे ऐसे दीदी कह रही हैं, कहने लगी ठीक है मैं बोलती जाऊँगी तुमको और तुम लिखती जाओ। फिर पन्ने अपने फ़ोन से व्हाट्सअप करना, तो अम्मी बोलती रहती थी, कभी कभी मतलब ऑफिस से आके थक भी जाते थे तो हम नागा भी कर देते थे उसमें कि नहीं लिखेंगे, 2-3 दिन भी उसमें बीत जाते थे। अम्मी हम थके बहुत हैं भाई, मेरा हाथ दर्द कर रहा, हम नहीं लिखेंगे। कह लो अब मैं बैठी हूँ और तुम इतना सा लिखने में मना कर रही हो, तो हमने कहा अच्छा फिर ला, अच्छा लिखते हैं। फिर कम से कम 4-5 पन्ने, किसी दिन 7 पन्ने, किसी दिन 3 पन्ने, ऐसे कर करके ये सिलसिला आगे लगातार बढ़ता रहा। और जब वो कहानी हम सुनते रहे अम्मी की, तो हमने इतनी अंदर गहराई से तो माँ बेटियों ने बैठ कर कभी बात ही नहीं की थी, तो हमें पता क्या, वो तो अब घर में जिंदगी शुरू हुई, पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह बच्चे, वो सब चलता रहा उलट पुलट करके। इतनी गहराई से थोड़ी कभी हमने कहानी अपनी की सुनी थी, ना उन्हें सुनाई थी, ना उन्हें फुर्सत थी इतनी। उसके बाद जब एक एक लाइन वो बोलती रही तो हमने कहा अरे इन्होंने तो इतना कुछ लिख डाला इसके अंदर, ना नैनीताल का इतना सिलसिलेवार कुछ हमको मालूम था। तो उसमें आते आते बहुत कुछ बातें हैं, तो बीच बीच में अम्मी से हम पूछने भी लगते थे, अम्मी ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, तो फिर रुक के बताती भी थी उसको। फिर आगे बढ़ते थे, तो ऐसे ही होते करते इतना जो हम लिख के भेज पाए हैं इतने टाइम में, तो इसी तरह बस आपको हमने भेजा। और फिर उसी में दौरान फिर आप आ गई, फिर आपने अपना काम वहाँ से शुरू कर दिया। वो और जो बचा था लगभग आधा तो बचा, आधे से ज़्यादा बचा था, उतना हम कर पाए थे उतने टाइम में, उतना हमने निपटा दिया था। लेकिन वो कहानी फिर अंदर अंदर हमें भी जो नई बातें बताती वो सुनकर अच्छा लगा कि हमें पता ही नहीं था कुछ, ना वो लिखती ना हमें पता चलता कुछ भी। तो कई जगह पे ऐसा भी था कि रोना आ जाता था सुन। अम्मी क्या कहते हैं, नानी की बातें करती थी कि अम्मी हमारी ख़त्म हो गई, तो अब्बा ने हमारे रोक दिया कि मिट्टी उठी उनकी तो देखने नहीं दिया, ऐसे तो कुछ हुआ था? नहीं देखने दिया, हाँ, नहीं दिया तो था। हमको भी ऐसे आंसू ऐसे आ गए। दूर बैठा दिया था दोनों को कि तुम लोग वहाँ बैठो। अम्मी कदम अटका हुआ था हम दोनों बहनों में, उन्होंने अब्बा को बहाने से भेजा था कि तुम मेरे लिए चाय ले आओ, चाय की मेरे दिल चाहा तो मेरे लिए चाय ला दो, मैं चाय पीना था। वो चाय लेने के लिए चले गए। अम्मी ने हम दोनों को, 3 कमरे थे लंबे लंबे, तो अम्मी बिल्कुल आखिरी के कमरे में थी पीछे, क्योंकि टीवी की वजह से उन्हें अलग कर दिया गया था। अम्मी ने कहा हमें बुलाया दोनों को, दोनों लोग आओ मेरे पास, यहाँ आओ ज़रा। हम ले गए उसको, छन्नों को बिला पकड़ के उसको भी गोद में उठा के ले गए। अब समझो 5 साल के हम थे और साल भर के लगभग वो होएगी, गोद में उठा के ले गए कि यहाँ बैठ मेरे पास दोनों, मेरे पास बैठी रहो जब तक अब्बा ना आए। बैठी, अब्बा की हाथ सुनना जीने पे, लकड़ी का जीना था, हमारे पत्थर के जीने नहीं थे, लकड़ी के जीने होते, फटी आवाज़ आती है, पैरों की हड्डियाँ मिलेगी तो भाग जाना उनके यहाँ, नहीं अब बच्चे बहुत सामान चलाएंगे। और बैठे रहे तो उतने में अब्बा भी आ गए, आते बने डाटा तुम लोग मना करो था नहीं आना यहाँ, क्यों आई हो यहाँ, तो डर के मारे उठ के भाग गए। अब ये तो जब अब्बा ने सबको आवाज़ें दी, बुलाया कि मर गई हैं, ये हो गई, वो हमें मरने का भी नहीं पता, हमसे तो ये कहा अस्पताल जा रही हैं, उन्होंने नहीं तुम लोग, और ये तो हम जानते थे कि मैं साल के 10 महीने तो अस्पताल ही रहती थी, नहीं जाना कि अस्पताल में बस। तो जब वहाँ शहर पहुँची नैनीताल, जहाँ के बारे में आपने खाला की कहानी से सीखा समझा, तो वहाँ से वीडियो कॉल करवाई,
थोड़ा सा बताओ कि कैसे कैसे रहा वो सब इनकी कहानी से जुड़ने के बाद। हाँ, तो वही लड़के सब साथ में थे इमामगंज के जब, तो हम पहले मस्जिद पहुँचे, फिर वहाँ से पूछा, एक लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनसे पूछा नाना का नाम हो और किसका नाम हमें बताया था, महबूब मामू जो हमारे थे, तो उनका नाम पूछा तो मुझे लगा हाँ खत्म हो गया कि उनका नाम लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस थे वो। तो वहाँ पहुँचे, उनकी सिलाई की दुकान पे पहुँचे हम, तो वहाँ पे कारीगर कोई थे कि हमें फ़ोन नंबर, ये हमारी हिम्मत कर गई कि हम फ़ोन नंबर नहीं ले पाए जो उनसे बात होती, उमानी से हमारी ये हम पता लगाते कुछ। और जो एक खाने का होटल वो किसी का था, सैयद होटल, वहाँ पहुँचे, वहाँ से पूरी जानकारी मिली। फिर सिलाई की दुकान पहुँचे, वहाँ से पता चला कि वो लोग हल्द्वानी गए हैं शादी में। तो कोई मतलब हमारे उनसे जुड़ाव नहीं हो पाया, ना हम मिल पाए वहाँ से, लेकिन इतना देख लिया कि हाँ मम्मी यहाँ रहती थी और ननिहाल हमारा यहाँ का था। इतनी देख के मतलब दिल खुश हो गया अंदर से कि हम कम से कम, कोई नहीं है लेकिन उस सरजमी पे तो खड़े जहाँ हमारी मम्मी पैदा हुई थी, उनका मायका था। और इतने उससे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, घमंड से कहते हैं नैनीताल में हमारा ननिहाल। मैं इस बात को गहराई से समझी हूँ कि इस दिखने के दौरान कुछ रिश्ता गहरा भी हो गया। हालांकि हम लोगों में लड़ाई भी होती है, माँ बेटी में कुछ बातचीत हो जाती उसके बाद हर माँ बेटी में होती है, ये दो के किनारे हो जाती है। दो चार बातें मुझे कह रही तुम्हारी वजह से वो सब कुछ जो कुछ हुआ तुम ही रहो इस बात की। और मैं कहती यार ठीक कह रही है, तुमसे लगी होगी मुझे बुढ़ापे में, मेरी वजह है ये सारी, तो मेरी वजह तो तुम भी हो जो यहाँ बैठे। हम भी कहते घर पकड़ो अपना, हम जा रहे अपने बच्चों, कहीं ठिकाना मिलेगा हमको। वो फिर बस ये होता है, उससे दरवाजा तक निकल के वापस आ जाती है, अभी कहीं बुलाना नहीं, अपने आप आएगी जी। बहुत बहुत ही कितनी कितनी खूबसूरत आज की दोपहर बीती, और कौसर के आने से ऐसे जैसे सोने में सुहागा हो गया कि हम सब लोग जैसे इस बातचीत को ख़त्म करते हुए हम इस जो ये पूरा काम चला, जो मेहनत चली, कैसे तार से तार जुड़े, इन सबको हमने एक तरह से याद किया। और तो बस उम्मीद है बेटी से ज्यादा सहेली का रिश्ता जुड़ गया आपके साथ। क्या बात है, पहले जो नहीं था, कोई पर्दा नहीं बाकी रहा ना उस बीच, क्योंकि मैंने तो सब कुछ खुला ही लिखा है, कोई को पता तो नहीं था। और वो भी मेरा सहारा जुड़ा है इनके साथ, राजदार में नहीं जी जी, क्या बात है। बस इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या बात हो सकती है, सहेली और राजदार का रिश्ता बनना एक माँ बेटी के बीच में। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे माँ और बेटी दोनों की साथी बनने का ये मौका मिला। और बस आप दोनों का बहुत 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 शुक्रिया, और उम्मीद है कि हमारा सफ़र जारी रहेगा। जी हाँ, अपने इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ने वाले सभी साथी जैसे शशिकला राय हैं, संजय पटेल है, तरुण भैया हैं, और ऋचा नागर तो इसकी कारवां की मीर कारवां हैं, अव्वल वो है, आखिर भी वही हैं, क्योंकि शुरुआत भी उससे हुई और अंजाम भी उन्हीं से होएगा। इसलिए ज़्यादा कहना कुछ भी मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिसका शुरू भी उन्हीं से हुआ, खात्मा भी उन्हीं से होना, तो फिर रो रवा तो वो ही है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।